सुप्रभात प्यारे बच्चों। जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत हमने दो अवस्थाओं के बारे में चर्चा कर ली थी। प्रथम अवस्था थी इंद्रिय जनित अवस्था और द्वितीय थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में अध्ययन कर लिया था। लेकिन आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे तीसरी अवस्था, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या नाम है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसके बारे में हम विशाल विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है विशाल, बोलो नहीं, बहुत बोल रहा हूँ। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का कार्यकाल कितना होता है बच्चों? प्रथम वर्ष में क्या था? 0 से 2 वर्ष, फिर 2 से 7 वर्ष और 7 वर्ष के बाद वाली अवस्था यानी कि 11 भी मानते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग क्या मानते हैं? 12 वर्ष भी इसको मानते हैं। कितना वर्ष विशाल बताओ आप? वेरी गुड, 7 से 11 वर्ष। सिट डाउन। 7 से 11 या 12 वर्ष, और द्वितीय 11 या 12 वर्ष के बाद की जो अवस्था है वो किस में आती है? हाँ बोलो विशाल। स्टैंडर्ड औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। वेरी गुड, बैठो। औपचारिक वर्ष, ठीक है ना। 11-12 वर्ष के बाद की जो अवस्था है वो किस में आएगी? किस में आएगी बच्चों? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। वेरी गुड। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है बच्चों कि इसमें बच्चों का तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है। तार्किक चिंतन किस में होता है? प्रत्यक्ष वस्तुओं के साथ में ही। जैसा हम बच्चों को बताएंगे कि ये 3 क्या बने हुए हैं? स्क्वायर बने हुए हैं। कितने हैं? 3 स्क्वायर। ठीक है, इसका नाम ले लो A, B, C। तो हम बच्चों से पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे कि A से B बड़ा, B से C बड़ा। तो बच्चों बताओ सबसे बड़ा कौन सा हुआ? कौन सा स्क्वायर हुआ? तो बच्चे क्या उत्तर देंगे? C, है ना। C सबसे बड़ा है क्योंकि ये चीज़ उनके सामने दिख रही है, यानी कि वो तार्किक चिंतन करेंगे, अपनी मानसिक प्रक्रियाओं का उपयोग करेंगे, यानी कि बुद्धि का, स्मरण का, वो इन मानसिक शक्तियों का उपयोग करेंगे। तो ये चीज़ें क्या होनी चाहिए? उनके सामने प्रत्यक्ष होनी चाहिए, यानी कि आगमन विधि के द्वारा। आगमन विधि, ठीक है, यानी कि उदाहरण से नियम की ओर, यानी कि हर वस्तु क्या दिख रही है उनको? प्रत्यक्ष। तभी जाके वो क्या बोलेंगे कि यह C सबसे बड़ा है। तो प्रथम विशेषता क्या हुई बच्चों? मूर्त संक्रियात्मकता की पहली विशेषता क्या हुई कि बच्चे तार्किक चिंतन, इसमें क्या होता है? तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है, लेकिन तार्किक चिंतन प्रत्यक्ष वस्तु से संबंधित होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या करते हैं बच्चे? तुलना करना सीख जाते हैं, अंतर करना सीख जाते हैं, समानता तथा असमानता में आइडेंटिफाई, अंतर करना सीख जाते हैं कि ये समान है और ये असमान है। ठीक है, इसके अलावा सही गलत का निर्णय ले लेते हैं। क्या करते हैं? सही और गलत का निर्णय भी ले सकते हैं, और उचित अनुचित में विवाद करने के योग्य भी बन जाते हैं। तो यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की क्या क्या विशेषता हुई बच्चों? सबसे पहले तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन किसके साथ में? सिर्फ प्रत्यक्ष वस्तुओं के साथ में ही। दूसरा है कि वह समानता असमानता में अंतर करना सीख जाते हैं, तुलना करना सीख जाते हैं, और क्या करते हैं? बताया था ना मैंने, सही गलत। वेरी गुड, सही गलत का अंतर करना सीख जाते हैं, उचित अनुचित में वाद विवाद करना भी सीख जाते हैं। ठीक है, इस अवस्था में क्या है? पलावटी गुण भी पाए जाते हैं, और इस अवस्था में बच्चों में भाषा संप्रेषण क्या होती है? तीव्र प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, यानी कि भाषा भी फ्लुएंसी के साथ में बोल जाएंगे और संप्रेषण क्रिया भी वह आसानी से कर सकते हैं। तो ये कौन सी अवस्था हुई? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि बच्चा क्या हो गया? किशोर। आप हो ना बच्चों? वैसे ही मेरे लिए तो आप बच्चे ही हो, लेकिन ये आयु क्या कहलाती है? किशोरावस्था की आयु कहलाती है। तो इसमें छात्र की जो मानसिक जो शक्तियाँ हैं उनका पूर्ण विकास हो जाता है। बच्चे समस्या समाधान करने लग जाते हैं। कोई वर्क देते ना, आपको प्रोजेक्ट वर्क देते हैं, तो खुद आप उससे संबंधित तथ्य को ढूंढते हो और उसका कंक्लूजन निकालते हो। तो बच्चों में क्या होता है? समस्या समाधान की प्रवृत्ति पाई जाती है। बच्चे
खोज व अनुसंधान कार्य में निपुण हो जाते हैं, यानी इनको कोई टॉपिक देते तो खुद उनका अध्ययन करते हैं, खुद संबंधित तथ्यों को एकत्रित करते हैं। फिर उसके अलावा क्या होता है, परिकल्पनात्मक शक्ति का विकास हो जाता है। जैसे उन बच्चों के पास कुछ चीज़ है नहीं, लेकिन अगर होती है वो चीज़ तो वो कैसे उपयोग करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री होता तो मैं क्या करता, है ना, कोई निबंध का टॉपिक दे दिया जाता है तो बच्चे खुद विचार करते रहते हैं, परिकल्पनाओं का निर्माण करते रहते हैं और समस्याओं का समाधान करते रहते हैं, है ना। तो ये कौन सी अवस्था हो गई, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें मानसिक जो योग्यता है उनका पूर्ण विकास हो जाता है। और इसमें जो तार्किक चिंतन, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो तार्किक चिंतन था वो केवल प्रत्यक्ष वस्तुओं के साथ में था, लेकिन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जो तार्किक चिंतन होता है वह अमूर्त वस्तुओं के साथ होता है। जैसे मैंने बच्चों को, ये तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के माध्यम से बता देंगे, लेकिन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में मैंने बच्चों से पूछा कि संजू मंजू से बड़ी है, मंजू रंजू से बड़ी है, तो सबसे बड़ा कौन हुआ। प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन बच्चे क्या करेंगे, उसका आंसर दे देंगे। तो वो सोचेंगे, प्रत्यक्ष वस्तु नहीं है, फिर भी वह चिंतन मनन करेंगे और सही आंसर तक वह पहुंच पाएंगे। यानी कि वस्तु प्रत्यक्ष नहीं होने के बावजूद भी वह अमूर्त वस्तु के साथ चिंतन मनन करके परिणाम तक पहुंच जाते हैं। तो यह विशेषता किसकी हुई, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। अब जीन पियाजे के द्वारा शिक्षा हमें क्या क्या